आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे होता है, लेकिन किसी की जिंदगी की दिशा बदलने की ताकत रखता है। साइकोलॉजिकल रिपोर्ट। हमारे पास जो सामग्री है वो इस विषय पर एक बहुत ही गहरी एकेडमिक गाइड है। बिल्कुल। और हम सब ने शायद कभी ना कभी ये शब्द सुना होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बस कुछ टेस्ट स्कोर और मुश्किल शब्दों का एक दस्तावेज समझते हैं। हाँ, और आज हमारा मकसद यही धारणा तोड़ना है। हम ये समझना चाहते हैं कि एक अच्छी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट सिर्फ नंबरों की एक लिस्ट क्यों नहीं है, ये एक कहानी कैसे बनती है, एक पहेली को सुलझाने का एक तरह से नक्शा कैसे बनती है। और सबसे जरूरी, क्या चीज एक रिपोर्ट को सिर्फ जानकारी देने वाले कागज के टुकड़े से जिंदगी बदलने वाले एक टूल में बदल देती है। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा टेस्ट भी तब तक किसी काम का नहीं जब तक उसके नतीजों को इस तरह न समझाया जाए जो साफ हो, उपयोगी हो और उस इंसान की जरूरतों को समझे जिसके लिए वो रिपोर्ट लिखी गई है। ये सिर्फ एक आकलन का अंतिम उत्पाद नहीं है, बल्कि मदद करने की प्रक्रिया का एक बहुत ही मानवीय हिस्सा है। चलिए इस सफर को एक उदाहरण के साथ शुरू करते हैं। मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा है, रोहन। स्कूल को लग रहा है कि उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने में दिक्कत हो रही है और उसके ग्रेड्स गिर रहे हैं। ठीक है। स्कूल रोहन के माता पिता को एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की सलाह देता है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो सबसे पहले मूल्यांकन हो गया, टेस्ट हो गए। अब मनोवैज्ञानिक के पास रोहन का सारा डेटा है। अब सवाल ये है कि इस जटिल जानकारी को रोहन के माता पिता और टीचर्स तक कैसे पहुंचाया जाए। मेरा अंदाजा है कि उन्हें बस एक मोटी सी रिपोर्ट ईमेल नहीं कर दी जाती होगी। बिल्कुल नहीं, या कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहला और जरूरी कदम होता है एक मौखिक फीडबैक सेशन। फीडबैक सेशन? हाँ, ये एक बातचीत होती है जिसमें मनोवैज्ञानिक रोहन के माता पिता के साथ बैठते हैं, नतीजों को बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं और उनके हर सवाल का जवाब देते हैं। तो ये एक तरह से उन्हें उन नतीजों के लिए तैयार करता है, उन्हें सहज बनाता है, क्योंकि अपने बच्चे के बारे में कुछ मुश्किल बातें सुनना शायद आसान नहीं होता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये सहानुभूति और विश्वास बनाने का मौका है। जब रोहन के माता पिता ये समझते हैं कि उनके बच्चे की चुनौतियां क्या हैं और उसकी ताकत क्या है, तो वे समाधान का हिस्सा बनने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। और इसके बाद लिखित रिपोर्ट दी जाती है। जी, इस सेशन के बाद ही। और जो चीज उनके हाथ में हमेशा रहेगी वो तो लिखित रिपोर्ट ही है। तो उसे तैयार करने में क्या चुनौतियां आती हैं? क्या वो सबके लिए एक जैसी होती है? नहीं, यही तो इसकी कला है। एक अच्छी रिपोर्ट हमेशा अपने पाठक को ध्यान में रखकर लिखी जाती है। जो रिपोर्ट रोहन की टीचर के लिए लिखी जाएगी वो उस रिपोर्ट से बहुत अलग होगी जो उसके माता पिता को दी जाएगी। अच्छा। या जो किसी दूसरे मनोवैज्ञानिक को भेजी जाएगी। टीचर को क्लासरूम में इस्तेमाल होने वाली ठोस रणनीतियां चाहिए, जबकि माता पिता को ये समझने की जरूरत है कि वे घर पर भावनात्मक रूप से रोहन की मदद कैसे कर सकते हैं। भाषा भी बदल जाती होगी। भाषा से मुश्किल शब्द, वो जो जार्गन होता है, उसे हटा दिया जाता है ताकि हर कोई इसे समझ सके। अब तक हमने जो बात की है वो रिपोर्ट की फिलॉसफी के बारे में, लेकिन मैं असल में जानना चाहता हूँ, जब कोई मनोवैज्ञानिक एक खाली पन्ना लेकर बैठता है तो क्या कोई नियम कानून है जो उसे मानने पड़ते हैं? हाँ बिल्कुल। या ये पूरी तरह से उनकी कला पर निर्भर है? दोनों का मिश्रण है। कुछ तय दिशा निर्देश जरूर हैं, जैसे रिपोर्ट की लंबाई। हाँ, पारंपरिक तौर पर रिपोर्ट 4 से 7 पेज की होती है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट किसी अस्पताल के डॉक्टर के लिए है जिनके पास समय की बहुत कमी होती है, तो वो शायद 2 पेज से ज्यादा नहीं होगी। वहाँ हर शब्द कीमती है। और अगर मामला कानूनी हो तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। कानूनी मामलों में रिपोर्ट बहुत ज्यादा विस्तृत होती है, 10 पेज या उससे भी लंबी, क्योंकि वहाँ हर दावे, हर अवलोकन और हर निष्कर्ष के पीछे का सबूत बहुत बारीकी से देना पड़ता है। कोई अस्पष्टता की गुंजाइश नहीं, जरा सी भी नहीं। ये भी एक बहुत जरूरी बात है कि रिपोर्ट में किस बात पर कितना जोर देना है। मान लीजिए आप किसी नतीजे पर पहुंचे हैं, लेकिन आप खुद 100% निश्चित नहीं हैं, तो उसे वैसे ही लिखा जाएगा। अगर किसी निष्कर्ष के लिए सबूत बहुत मजबूत और साफ है तो उसे पूरे आत्मविश्वास से लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई जानकारी सिर्फ एक अनुमान या एक परिकल्पना पर आधारित है तो उसे सावधानी और थोड़ी अनिश्चितता के साथ पेश करना जरूरी है। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। और रिपोर्ट में क्या शामिल किया जाए और क्या नहीं, इसका कोई नियम है? सबसे बड़ा नियम है
प्रासंगिकता। प्रासंगिकता, जी, सिर्फ वही जानकारी शामिल की जाती है जो उस व्यक्ति को समझने में मदद करे। औसत या सामान्य बातों के बजाय अनोखी और विशिष्ट बातें ज्यादा मायने रखती हैं। हमारे केस में रोहन के लिए इसका क्या मतलब होगा? आप ये तो नहीं लिखेंगे कि रोहन सामान्य कपड़े पहन के आया था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कोई खास जानकारी नहीं देता। लेकिन अगर मैं ये लिखूं कि टेस्ट के दौरान जब भी कोई मुश्किल सवाल आता, रोहन अपनी कुर्सी पर घूमने लगता और कमरे की दीवारों को देखने लगता था। अच्छा, तो ये एक बहुत उपयोगी व्यवहारिक अवलोकन है। तो ये अवलोकन सिर्फ एक छोटी सी डिटेल नहीं है, बल्कि ये उन टेस्ट स्कोर को एक मानवीय चेहरा देता है। बिना इस संदर्भ के वो नंबर तो बस नंबर ही रह जाएंगे। एकदम सही। ये अवलोकन हमें बताता है कि रोहन मुश्किलों का सामना कैसे करता है। ये हमें उसकी दुनिया की एक झलक देता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि उसका स्कोर क्या है, बल्कि ये भी बताता है कि वो उस स्कोर तक पहुंचा कैसे। और इन नंबर्स या स्कोर का क्या रिपोर्ट में IQ स्कोर जैसी चीजें सीधे सीधे लिखी जाती हैं? आमतौर पर रिपोर्ट की व्याख्या वाले हिस्से में सीधे स्कोर लिखने से बचा जाता है, क्योंकि ये पढ़ने वाले को उलझा सकता है और रिपोर्ट को बहुत तकनीकी बना सकता है। लेकिन कभी-कभी एक आंकड़ा पूरी कहानी को ज्यादा स्पष्ट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए रोहन की सुनने की याददाश्त, मतलब ऑडिटरी मेमोरी, कमजोर है। मैं लिख सकती हूँ कि उसकी याददाश्त औसत से कम है। ये ठीक है, पर बहुत अस्पष्ट है। सही बात है। लेकिन अगर मैं लिखूं कि उसकी सुनने की याददाश्त 5वें परसेंटाइल पर है और फिर समझाऊं कि इसका मतलब है कि अगर हम 100 बच्चों का टेस्ट लें तो 95 बच्चे उससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो ये रोहन की टीचर को उसकी मुश्किल की गंभीरता का एकदम सटीक अंदाजा देता है। बिल्कुल। अब टीचर समझ सकती है कि रोहन 3-4 निर्देशों को एक साथ क्यों याद नहीं रख पाता। एग्जैक्टली। तो ये तो हुई रिपोर्ट लिखने की बारीकियां, लेकिन क्या इसे लिखने के अलग-अलग तरीके या कह सकते हैं कि अलग-अलग सोच भी होती है? हाँ, हमारी स्रोत सामग्री में मुख्य रूप से 3 मॉडल्स का जिक्र है, जो 3 अलग-अलग फिलॉसफीज की तरह है। पहला है टेस्ट ओरिएंटेड मॉडल। ये सुनने में थोड़ा मैकेनिकल लगता है भी। इसमें मनोवैज्ञानिक एक-एक करके हर टेस्ट के परिणाम लिख देता है। विस्क IV टेस्ट में ये स्कोर, बासी 2 में ये स्कोर, वगैरह वगैरह। तो इसकी खूबी क्या है? इसकी एक ही खूबी है कि हर जानकारी का स्रोत साफ होता है, लेकिन इसकी खामी बहुत बड़ी है। ये जो टेस्ट ओरिएंटेड मॉडल है, ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई मैकेनिक गाड़ी के सारे पार्ट्स की लिस्ट दे रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि गाड़ी चल क्यों नहीं रही। हाँ, आपने क्या खूब पकड़ा है। बिल्कुल यही समस्या है। ये मॉडल पाठक पर, यानी रोहन के माता पिता और टीचर पर ये बोझ डाल देता है कि वो इन सब अलग-अलग नतीजों को जोड़कर खुद कोई मतलब निकाले। मतलब ये मनोवैज्ञानिक के काम को अधूरा छोड़ देता है। हाँ, ये क्या बताता है पर तो क्या का जवाब नहीं देता। ठीक है, तो दूसरा मॉडल क्या है? दूसरा है डोमेन ओरिएंटेड मॉडल। ये थोड़ा बेहतर है। इसमें रिपोर्ट को अलग-अलग कार्यात्मक क्षेत्रों यानी फंक्शनल डोमेन्स में बांटा जाता है, जैसे बौद्धिक क्षमता, अकादमिक कौशल, सामाजिक और भावनात्मक कामकाज वगैरह। अच्छा, ये रोहन की एक ज्यादा संगठित तस्वीर पेश करता है। ये तो काफी उपयोगी लगता है, खासकर जब आपको ठीक-ठीक पता ना हो कि समस्या क्या है। हाँ, ये तब काम आता है जब रेफरल का सवाल बहुत व्यापक हो, लेकिन इसे कभी-कभी शॉटगन अप्रोच भी कहा जाता है। शॉटगन अप्रोच मतलब आप हर दिशा में गोली चला रहे हैं इस उम्मीद में कि कोई न कोई निशाने पर लगेगी। नतीजा ये होता है कि रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी जानकारी भी आ जाती है जो रोहन की मुख्य समस्या के लिए प्रासंगिक नहीं है। इससे टीचर का ध्यान असल मुद्दे से भटक सकता है। और तीसरा मॉडल जो शायद सबसे बेहतर होगा। हाँ, तीसरा और सबसे कारगर माना जाने वाला मॉडल है हाइपोथेसिस टेस्टिंग मॉडल। ये एक जासूस की तरह लगता है। आपके पास एक केस है और आप उसे सुलझाने निकले हैं। बिल्कुल। यहाँ मनोवैज्ञानिक एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस के साथ शुरू करता है। रोहन के मामले में हमारी परिकल्पना हो सकती है रोहन की अकादमिक मुश्किलें उसकी बौद्धिक क्षमता में कमी की वजह से नहीं, बल्कि ध्यान केंद्रित करने में आने वाली एक बुनियादी चुनौती की वजह से हैं। अच्छा, अब पूरी रिपोर्ट इसी एक सवाल का जवाब देने पर केंद्रित हो जाती है। हम इतिहास, व्यवहार, इंटरव्यू और टेस्ट डेटा से सबूत इकट्ठा करके इस परिकल्पना को साबित या खारिज करते हैं। ये रिपोर्ट को बहुत केंद्रित, संक्षिप्त और शक्तिशाली बनाता है। लेकिन क्या इसमें कोई जानकारी छूटने का खतरा नहीं है? हो सकता है।
ध्यान देने की समस्या के अलावा कोई और भी छोटी मोटी बात हो जो जरूरी हो? यह इसकी एकमात्र संभावित कमजोरी है, लेकिन एक अच्छा मनोवैज्ञानिक मुख्य परिकल्पना का परीक्षण करते हुए भी दूसरी महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज नहीं करेगा। मॉडल का चुनाव हमेशा केस की जरूरतों पर निर्भर करता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में हाइपोथेसिस टेस्टिंग मॉडल सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होता है। तो अगर हम सबसे अच्छा मॉडल भी चुन ले तब भी रिपोर्ट की गुणवत्ता में तो फर्क हो सकता है। क्या अच्छे और बेहतरीन में भी कोई स्तर होते हैं? जरूर होते हैं। हमारी स्रोत सामग्री रिपोर्ट की वैचारिक गहराई के आधार पर 3 स्तरों की बात करती है। पहला स्तर क्या है? लेवल 1 की रिपोर्ट सबसे बुनियादी और सच कहूं तो सबसे कमजोर होती है। ये बस टेस्ट मैनुअल या कंप्यूटर प्रोग्राम से कॉपी पेस्ट की गई जानकारी होती है। मतलब? जैसे MMPI 2 पर इस व्यक्ति का स्कोर ये सुझाव देता है कि वो उदास हो सकता है। इसमें रोहन के व्यक्तिगत संदर्भ, उसकी कहानी, उसके जीवन की परिस्थितियों का कोई जिक्र नहीं होता। ये वैचारिक रूप से बहुत कमजोर है। लेकिन क्या कभी ऐसी स्थिति नहीं होती जहां एक जल्दी कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट भी कुछ ना होने से बेहतर हो? मान लीजिए किसी ग्रामीण इलाके में जहां विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिकों की कमी है, क्या वहां ये एक शुरुआती बिंदु नहीं हो सकता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और हाँ, कुछ मामलों में ये एक शुरुआती जानकारी दे सकता है, लेकिन खतरा ये है कि बिना किसी विशेषज्ञ के संदर्भ और व्याख्या के ये जानकारी गलतफहमी पैदा कर सकती है और फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपको अपनी ब्लड रिपोर्ट मिल जाए लेकिन उसे समझाने के लिए कोई डॉक्टर ना हो। आंकड़े तो हैं, पर उनका मतलब क्या है ये नहीं पता। समझ गया। तो लेवल 2 क्या है? लेवल 2 पेशेवर मानक है। ज्यादातर अच्छी रिपोर्ट इसी स्तर की होनी चाहिए। इसमें मनोवैज्ञानिक सिर्फ टेस्ट डेटा नहीं देता, बल्कि उसे इंटरव्यू, व्यवहारिक अवलोकन और रोहन के इतिहास के साथ जोड़कर एक एकीकृत तस्वीर पेश करता है। तो यहाँ सब कुछ जुड़ जाता है? हाँ, यहाँ सिर्फ वही व्याख्याएं शामिल की जाती हैं जिनकी पुष्टि एक से ज्यादा स्रोतों से होती हो। ये डेटा को कहानी में बदलना शुरू कर देता है। और फिर आता होगा लेवल 3, जो शायद सबसे ऊंचा स्तर है। हाँ, लेवल 3 ये असल में मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट की कला है। इसका फॉर्मेट लेवल 2 जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक और गहरी परत होती है, समस्या का एक सैद्धांतिक विश्लेषण। इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब है कि रिपोर्ट सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हो रहा है, बल्कि ये उस पहेली को सुलझाती है कि क्यों हो रहा है और सबसे जरूरी, अब आगे क्या करना है। अच्छा। रोहन के मामले में लेवल 2 रिपोर्ट कहेगी रोहन को ADHD है, लेकिन एक लेवल 3 रिपोर्ट समझाएगी कि ये समस्या शायद कैसे विकसित हुई, कौन से पारिवारिक या स्कूल के कारक इसे बढ़ा रहे हैं, और रोहन की अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसके लिए सबसे कारगर हस्तक्षेप क्या होंगे। मतलब ये एक डायग्नोसिस से आगे बढ़कर एक रोड मैप बन जाता है। बिल्कुल, यही वो स्तर है जो किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कमाल है। तो चलिए रोहन के लिए एक काल्पनिक लेवल 3 रिपोर्ट की संरचना को शुरू से आखिर तक देखते हैं। उसके मुख्य हिस्से क्या होंगे? जरूर। सबसे पहले और सबसे जरूरी, रेफरल क्वेश्चन। रेफरल क्वेश्चन, जी, ये पूरी रिपोर्ट की नींव है। रोहन के मामले में ये साफ और विशिष्ट होना चाहिए। स्कूल जानना चाहता है कि रोहन की अकादमिक गिरावट के पीछे क्या कारण है और उसकी मदद के लिए कक्षा में और घर पर क्या रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। मतलब एक अच्छा सवाल पूरी रिपोर्ट को सही दिशा देता है। सही बात है। इसके बाद आती है मूल्यांकन प्रक्रियाएं, जिसमें इस्तेमाल किए गए सभी टेस्ट और तरीकों की एक सीधी साधी सूची होती है। फिर व्यवहारिक अवलोकन, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस। हाँ, ये वही हिस्सा है जहां हम रोहन के कुर्सी पर घूमने या पेंसिल छीलने जैसी ठोस बातों का जिक्र करते हैं, न कि रोहन उदास लग रहा था। अवलोकन तथ्य है, अनुमान नहीं। बिल्कुल। फिर आता है पृष्ठभूमि की जानकारी। यहाँ हम रोहन के जीवन से जुड़ी सिर्फ प्रासंगिक बातें शामिल करेंगे, जैसे क्या हाल ही में उसके परिवार में कोई बड़ा बदलाव आया है, उसकी नींद कैसी है, दोस्तों के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं। हर छोटी बड़ी बात नहीं, सिर्फ वो जो केस को समझने में मदद करे। जी। और फिर रिपोर्ट का दिल आता है, जिसे आप कह रही थी। हाँ, जिसे इम्प्रेशन और व्याख्या कहते हैं। यहीं पर जासूसी का काम होता है। यहाँ हम टेस्ट स्कोर, अवलोकन, माता पिता का इंटरव्यू, टीचर की रिपोर्ट, इन सब धागों को एक साथ बुनकर एक सुसंगत कहानी बनाते हैं। और ये डोमेन दर डोमेन होता है। हाँ,
टेस्ट दर टेस्ट नहीं बल्कि डोमेन दर डोमेन आयोजित होता है। रोहन की बौद्धिक क्षमता, उसकी भावनात्मक दुनिया, उसकी सीखने की शैली। और अंत में वो हिस्सा जो शायद सब लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, सारांश और सिफारिशें। ये रिपोर्ट का सबसे मूल्यवान हिस्सा है, क्योंकि अक्सर व्यस्त पेशेवर जैसे डॉक्टर या स्कूल प्रिंसिपल सिर्फ इसी को पढ़ते हैं। सारांश में रेफरल के हर सवाल का सीधा और स्पष्ट जवाब होना चाहिए। और सिफारिशों के बारे में यहाँ क्या गलतियां हो सकती हैं? सबसे बड़ी गलती है सामान्य सिफारिशें देना, जैसे रोहन को मनोचिकित्सा शुरू करनी चाहिए। ये किसी काम का नहीं है। तो एक अच्छी कार्रवाइयों की सिफारिश कैसी होगी? एक बेहतर सिफारिश कुछ इस तरह होगी: रोहन को एक ऐसे बाल मनोवैज्ञानिक के साथ साप्ताहिक सत्रों से लाभ होने की संभावना है जो ADHD और सीखने की रणनीतियों में माहिर हो। बहुत विशिष्ट। हाँ, और आगे इन सत्रों का ध्यान 3 मुख्य क्षेत्रों पर होना चाहिए। 1. उसे अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करने के लिए व्यवहारिक उपकरण सिखाना। 2. उसे अपनी निराशा को पहचानने और व्यक्त करने के स्वस्थ तरीके सिखाना। और 3. स्कूल और माता पिता के साथ मिलकर एक सुसंगत इनाम प्रणाली बनाना। वाह, ये तो एक पूरा एक्शन प्लान है। ये बताता है कि क्या करना है, किसके साथ करना है और कैसे करना है। यही इसका लक्ष्य है। तो आज भी हमारी इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल रिपोर्ट सिर्फ डेटा का संग्रह नहीं है। ये एक एकीकृत समस्या को सुलझाने वाला नक्शा है जो किसी इंसान की मदद करने के लिए उसकी कहानी को सम्मान के साथ बताती है। बिल्कुल, ये विज्ञान और कला का एक खूबसूरत संगम है। इसमें तकनीकी कौशल तो बहुत जरूरी है, लेकिन क्लाइंट की दुनिया को समझने की गहरी इच्छा और सहानुभूति का कोई विकल्प नहीं है। यही चीज एक रिपोर्ट को वास्तव में सार्थक बनाती है, जो सिर्फ फाइल में दबकर रह जाने वाला कागज ना बनकर मदद और उम्मीद का एक जरिया बनती है। हमारी स्रोत सामग्री कंप्यूटर सहायता प्राप्त व्याख्याओं के भविष्य की ओर भी इशारा करती है। यह हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI डेटा में पैटर्न पहचानने में और बेहतर होता जाएगा, किसी दूसरे इंसान की जटिलताओं, उसके डर और उसकी उम्मीदों को समझने में एक मानव मनोवैज्ञानिक की वो कौन सी भूमिका होगी जिसे कोई मशीन कभी नहीं ले सकती।